ये है रोहन और उसके छोटे भाई अरुण। वो लोग एक साथ खेत में काम करते थे। खेतों में इस बार फसल अच्छी हुई है और दोनों खुश हैं। इस बार फसल बढ़िया हुई है, बराबर बांट लेंगे, ठीक है ना? हाँ भैया, जैसा हर बार करते हैं। दोनों मिलकर फसल बांटते हैं। कल मैं सामान बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम भी कुछ भेजना चाहते हो तो बता दो। अरे हाँ छोटे, मेरा भी कुछ सामान है, वो भी साथ ले जाओ। ठीक है भैया, ले जाऊंगा। और हाँ, रोहन और सुमित्रा के लिए भी कपड़ा ले आओगे क्या? भैया, रोहन के लिए 2-4 कपड़े और सुमित्रा के लिए भी। और हाँ, हमारे सुमन के लिए भी कुछ लेकर आना, नहीं तो बुरा मान जाएगा। हाँ भैया, क्यों नहीं, सबका ध्यान रखूंगा। अगले दिन अरुण शहर में है और बाजार में फसल बेचकर वापस लौट रहा है। वह कुछ कपड़े भी खरीद कर लाता है। ये लीजिए भैया, सुमन के लिए नए कपड़े। बहुत अच्छे हैं। कितने में लिए? 200 रुपये में। पैसे मुझसे ले लेना। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? सुमन भी मेरे बेटे जैसा ही है। दोपहर का समय। सुमन और अर्जुन आपस में बातें कर रहे हैं। सुमन के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान है। अरे राहुल, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन सुमन, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। पिताजी ने मूवी के लिए पैसे दिए ही नहीं। अरे भाई, पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। कल ही पिताजी से पैसे चुराए थे, सब हो जाएगा। क्या सुमन, तुम पैसे क्यों चुराते हो? ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। मैं कोई दूसरों के घर से थोड़ी चुराता हूँ, अपने ही घर से लिया है। चलो, देर हो रही है, नहीं तो मूवी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर। गांव का खेत। रोहन माली और अन्य मजदूरों के बीच खड़ा है, जो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान और उम्मीद झलक रही है। भैया, हमारी मजदूरी कब मिलेंगी? बहुत दिन हो गए। हाँ भैया, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है, आपसे उम्मीद है। अरे मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करो, अभी पैसे हाथ में नहीं है। तभी रोहन की पत्नी सुमित्रा घर के आंगन से ये बातें सुन लेती है और गुस्से में उनके पास आती है। अरे जी, आप मजदूरों को समय पर मजदूरी क्यों नहीं देते? ये लोग दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, इनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं दे तो रहा हूँ, बस अभी थोड़ी देरी हो रही है। देखिए, उर्मिला की बेटी बीमार चल रही है, उसे थोड़ा ज्यादा दे देना, उसकी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो हमें सड़क पर लाकर ही मानोगी। सुमित्रा नाराजगी से रोहन को घूरती है, जबकि रोहन मजदूरों को और बहाने बनाने की सोचता है। छोटा भाई अरुण शहर जाने की तैयारी कर रहा है। भैया, आज बाकी का अनाज बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है भैया, चलो फिर। बाजार में अरुण और रोहन बात कर रहे हैं। भैया, आज व्यापारी ने पैसे नहीं दिए, कहाँ है कि कल आना होगा। मैं तो कल नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं कल जाकर पैसे ले आऊंगा। दोनों भाई खेत के किनारे बैठे हैं। शाम का समय है, हवा में हल्की ठंडक और खेतों में हलचल कम हो चुकी है। एक लंबी चुप्पी के बाद छोटे भाई अर्जुन सोचते हुए बोलता है। भैया, गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। मैं सोच रहा हूं कि अपने कीमती सामान और जायदाद के कागजात आपके पास रख दूं।
आपके पास तिजोरी भी है, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अरे छोटे, तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है, लेकिन हाँ, सही कह रहे हो, मेरे पास तिजोरी तो है। वैसे भी तुम्हारा झोपड़ी तो इतना सुरक्षित नहीं है। हाँ भैया, मेरा झोपड़ी इतना मजबूत नहीं है, और आपका तो महल जैसा घर है, वहां सब कुछ सुरक्षित रहेगा। कितनी बार कहा है एक अच्छा घर बना लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। भैया, घर का काम जल्दी शुरू करूंगा, पक्का। ठीक है छोटे, ऐसा ही कर लो। तुम्हारा सामान मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब भी वापस चाहिए हो, बस बता देना। अर्जुन सिर हिलाता है और दोनों भाई कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं। अगले दिन अर्जुन अपने सारे कीमती सामान, पैसे और जायदाद के कागजात एक बड़े बैग में भरकर लाता है। वह बैग लेकर सीधे बड़े भाई रोहन के घर आता है। भैया, ये लो, इसमें सारे कागजात, पैसे और कीमती सामान हैं। सब कुछ आपके पास ही सुरक्षित रहेगा। चिंता मत करो छोटे, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। जब भी वापस चाहिए हो, मुझे बता देना। अरुण सिर हिलाकर संतोष व्यक्त करता है और दोनों भाई एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। फिर अर्जुन अपने घर लौट जाता है। अरुण घर से निकलने की तैयारी कर रहा है। वह दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी पत्नी प्रिया उसे दरवाजे पर रोक लेती है। शाम का समय है, हल्की ठंडक हवा में है। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ, कल अनाज के पैसे लेने हैं और बेटे की स्कूल फीस भी भरनी है। कल बेटे ने कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे मांगे थे, वो मत भूलना। हाँ हाँ, याद है। मैं वापस आकर उसे भी दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, देर मत करना। हाँ, जल्दी ही आ जाऊंगा, बस थोड़ी देर का ही काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरुण बस में बैठा है। मन में घर और काम की बातें चल रही हैं। वह सोचता है कि आज का दिन अच्छे से बीत जाएगा। अचानक से बस झटका खाती है और तेज हॉर्न की आवाज आती है। अरुण के घर में खबर पहुंचती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और अरुण का मौके पर ही निधन हो गया है। घर में शोक की लहर दौड़ जाती है। अरुण, तुम हमें कैसे छोड़कर जा सकते हो? अभी तो तुम गए थे, कैसे? पूरे घर में सन्नाटा और मातम का माहौल छा जाता है। परिवार के लोग और गांव वाले अरुण के घर इकट्ठा होते हैं। घर में हर तरफ आंसुओं और शोक का माहौल फैल जाता है। घर में शोक का माहौल है। बड़े भाई रोहन की आंखों में आंसू हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगे। ताऊ जी, पिताजी ने कुछ कहा था क्या? घर में कोई पैसा, गहने या जायदाद के कागजात नहीं मिल रहे। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम ढूंढो, मिल जाएगा। हमने सब ढूंढ लिया ताऊ जी, कुछ नहीं मिला। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो। तुम्हारी कॉलेज की फीस कितनी है? 700 रुपये। ये लो, तुम्हारी फीस भर दो, और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। राहुल की मां घर के हालात देखकर चिंतित है। राहुल अपने ताऊ से कुछ पैसे लेने के लिए जा रहा है। ताऊ जी, घर में राशन भी खत्म हो गया है, कुछ पैसे मिल सकते हैं? कोई बात नहीं, ये लो,
राशन खरीद लो और जरूरत के लिए कुछ पैसे और रख लो। बड़े भाई का घर। दोपहर का समय। बड़े भाई एक कुर्सी पर बैठे हैं, माथे पर शिकन और खिड़की से बाहर देखते हुए। उनकी पत्नी कमरे में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। जी, कौन आया था अभी? राहुल आया था पैसा मांगने। इस तरह से तो लेने देने में ही हम डूब जाएंगे। उस दिन मैंने सब देखा था। आपके छोटे भाई अर्जुन जी वो सारा पैसा, गहने और जमीन के कागजात लेकर आए थे। सब कुछ तुम पर भरोसा करके सौंपा था। तुमने तिजोरी में रख दिया था, जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हो। और अभी वो इस दुनिया से चले गए हैं, फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। ये सब तुम्हारे अपने छोटे भाई का था। अरे तुम भी ना जो चीज नहीं देखनी चाहिए वही देख लेती हो। तुमको तो हमेशा गलत ही नजर आता है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अब तुम इस गंदे काम में फंस रहे हो। वो सारा धन उनका था, अर्जुन जी का, और अब तुम उसे अपने हिसाब से चला रहे हो। ये सब तुम नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ये सब करना जरूरी है। उनको सब संभालना पड़ता है। नहीं, मैं ये पाप होने नहीं दूंगी। मैं अभी सबको बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। देख लेना, तुम सब खत्म कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसा ही करूंगा। तुम बस चुप रहो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर घूरते हैं, लेकिन अब शब्दों की जगह सन्नाटे ने ले ली है। राहुल और सुमन गांव के खेतों के पास बैठे हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और सुमन उसे समझाने की कोशिश कर रही है। सुमन, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं। घर का हाल बहुत बुरा हो गया है। अरे भाई, ऐसा मत बोलो। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा? नहीं यार सुमन, तुम्हारे बाबा से और कितना पैसा मांगूंगा? अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं खेती के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा, ठीक है? किसी तरह सब मैनेज कर लूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन पढ़ाई छोड़ना मत, समझे? और मैं तुम्हारी दोस्त हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देते हैं। हवा में अब थोड़ी राहत का एहसास है। रात का समय है। सुमन अपने कमरे में बैठी होती है, विचारों में खोई हुई। तभी उसकी माँ धीरे धीरे कमरे में आती हैं और सुमन बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तेरे पिता ने तेरे काका जी की सारी जमीन जायदाद और पैसे अपनी तिजोरी में रखे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? तेरे काका जी ने गांव में बढ़ती चोरियों के चलते सोचा कि उनकी संपत्ति यहाँ सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब तेरे पिता उस संपत्ति को अपनी समझ रहे हैं। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है। मुझे भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही बेटा। काका जी ने तेरे पिता पर इतना भरोसा किया था और अब सब उनके जाने के बाद गलत हो रहा है। सुमन कुछ देर तक सोचती है, फिर उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प आता है। माँ, हमें राहुल भैया को उनका हक दिलाना होगा। ये संपत्ति उनके पास ही जानी चाहिए। पर ये कैसे होगा बेटा? तेरे पिता ने तो सब अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने एक योजना बनाई है माँ। हम ये जमीन और जायदाद राहुल भैया को वापस दिलवाएंगे। क्या योजना है सुमन? बता मुझे। हम ना पिताजी को चाचा जी के भूत बन के डराएंगे और मजबूर करेंगे कि राहुल भैया को साड़ी, पैसे और जमीन के कागजात वापस करें।
हर्षुद्दीन ताज़िज़ात वापस कर। पर अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चल गया तो? पता चले उससे पहले ही हम काम खत्म कर चुके होंगे माँ। मैं खुद सब संभाल लूंगी, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुमन। ये सही करना ही होगा और हम मिलकर ये जरूर करेंगे। सुमन और उसकी माँ एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। दोनों के बीच एक मजबूत समझौता और विश्वास का रिश्ता बन जाता है। सुमन अब अपनी योजना को अमल में लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोपहर का समय है। सुमन एक सुनसान जगह पर अपने राहुल भैया से मिलने आई है। वह राहुल को फोन कर पहले ही बुला चुकी है। सुमन, तुमने इतनी जल्दी मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? भैया, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं तुमसे छिपा रही थी और अब मैं इसे और छिपा नहीं सकती। क्या बात है सुमन? क्या हो रहा है? भैया, तुम्हारे और चाचा जी की सारी जमीन जायदाद और पैसे पिताजी ने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखे हैं। राहुल के चेहरे पर हैरानी और सदमे का भाव उभरता है। क्या? काका जी ने ऐसा क्यों किया? काका जी के पास संपत्ति सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा धोखा है। पिताजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया पहले। मुझे पता है भैया, पिताजी ने सब कुछ अपने पास रख लिया है और वो इसे तुम्हें देने के बारे में सोच भी नहीं रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे पिताजी जी की संपत्ति है। काका ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है भैया, और अब मैं और माँ ने मिलकर एक योजना बनाई है। हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे। कैसी योजना सुमन? तुम क्या करने वाली हो? हम ना पिताजी को चाचा जी के भूत बन के डराएंगे और उसे मजबूर करेंगे कि आपको साड़ी, पैसे और जमीन के कागजात वापस करें। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है सुमन। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आ सकते हैं। मुझे पता है भैया, लेकिन ये सही है। पिताजी ने जो किया वो गलत है और हमें इसे ठीक करना होगा। मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए। राहुल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर सुमन की आंखों में देखता है। सुमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मैं जानता हूं कि ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन तुम ऐसा कर रही हो मेरे लिए। तुम्हारा हक है भैया, और मैं चाहती हूं कि तुम्हें वो मिले, बस तुम साथ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा सुमन। ठीक है, मैं तुम्हारी योजना के साथ हूं। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखकर एक मजबूत और भावुक संबंध महसूस करते हैं। अब योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। रात का समय है। बड़े भैया अपने कमरे में बैठकर तिजोरी के पास पड़े पैसे और गहनों को ध्यान से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और लालच का मिश्रण साफ नजर आ रहा है। तभी अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक फैलती है और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। बड़े भैया चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सामने एक धुंधला सा आकृति उभरती है, छोटे भाई का भूत। भैया, क्या कर रहे हो भैया? मुझे भूल गए क्या? बड़े भैया घबराकर पीछे हटते हैं। उनके हाथों से पैसे छूट जाते हैं। कौन हो तुम? पैसा? मैं तुम्हारा पैसा कब लाया हूँ? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए भैया? मैं तुम्हारा छोटा हूँ। तुमने मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी भैया। अब बताओ, मेरे पैसे और जायदाद कब लौटाओगे? छोटे, तुम तो कब के मर चुके हो। हाँ भैया, मैं मर चुका हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली।
मेरे पैसे और जायदाद कब लौट आओगे? नहीं तो देखना क्या होता है। बड़े भैया का शरीर कांपने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। अचानक उनके गले से चीख निकलती है। तभी उनकी पत्नी और सुमन दौड़ते हुए कमरे में आती हैं। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम्हारे चाचा वो यहीं थे। उन्होंने मुझसे पैसे और जायदाद मांगे। तुमने उन्हें नहीं देखा? चाचा? पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं है। और चाचा तो कब के गुजर चुके हैं। बड़े भैया के चेहरे पर भय का भाव और भी गहरा हो जाता है। उनकी पत्नी उन्हें संभालने की कोशिश करती है। जी, यहाँ कोई नहीं है। आप कोई सपना देख रहे होंगे। चलिए सो जाइए। वो धीरे धीरे बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी बेचैनी साफ नजर आती है। सुमन और उनकी माँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जैसे कोई राज उन दोनों के बीच साझा हो। सुबह होते ही बड़े भैया राहुल के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके मन में भारी पश्चाताप है। सुमन और बीबी भी उनके साथ चलती हैं। घर में घुसते ही उनकी आंखें शर्म से झुकी होती हैं। राहुल और उसकी माँ आश्चर्य से बड़े भैया को देखते हैं। राहुल और सुमित्रा जी, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। राहुल और उसकी माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल है। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं पैसे और जायदाद की लालच में अंधा हो गया था। मैंने आप लोगों का हक छीना। मुझे माफ कर दो। काका जी, हमने आप पर कितना भरोसा किया था। आप हमारे अपने थे, फिर भी आपने हमें धोखा दिया। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जायदाद वापस कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दो। राहुल की माँ बड़े भैया की हालत देखकर थोड़ी नरम हो जाती हैं। भरोसा टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो हमें माफ करने का रास्ता भी निकालना होगा। चाची जी, हम सब आपके साथ हैं। पिताजी ने जो गलती की है, हम सब उसे सुधारने में आपकी मदद करेंगे। राहुल थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेते हुए अपने काका की तरफ देखता है। काका जी, मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन भरोसा वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं अब से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आपको हमारे साथ फिर से खड़ा होना होगा। आपकी गलती की भरपाई केवल माफी से नहीं हो सकती। आपको अपने कर्मों से दिखाना होगा कि आप सच में बदल गए हैं। ठीक है, हम आपको एक मौका देंगे। बस ये याद रखना कि विश्वास एक बार खो जाने पर उसे वापस पाना मुश्किल होता है। राहुल की माँ और राहुल बड़े भैया की आंखों में पछतावे की गहराई देखकर उन्हें माफ कर देते हैं। बड़े भैया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राहुल और उसकी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे माफ किया। मैं अब से हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा। सुमन और उसकी माँ भी संतोष महसूस करते हैं। बड़े भैया ने अपनी गलती मानी और अब सब मिलकर उस गलती को सुधारने का वादा करते हैं।